बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहां पर आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमों के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला गया और इस मैच में बमुश्किल तमाम पाकिस्तान ने 11 रन से कामयाबी हासिल कर ली। कौम को दिली मुबारकबाद इस शानदार जीत पर, क्योंकि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के लूप होल के हवाले से, तो बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि आप बिला वजह तनकीद का निशाना बनाते हैं। इस वक्त टीम में रीबिल्डिंग प्रोसेस में है, यंग प्लेयर्स को इंडक्ट किया गया है, थोड़ा सा टाइम दें। अभी बहुत सारी जो है वो यंगस्टर टीम में आए हैं, सीनियर्स प्लेयर्स की अभी बहुत जगह बनती है, ये सारी बातें की जाती हैं। लेकिन जब इस किस्म के नताइज सामने आते हैं कि जहां आज पाकिस्तान हारते हारते ये मैच बचा है, कि जहां आज आखिरी 5 ओवर में 53 रन नहीं होते, अगर रिजवान का वो कैच कर लिया जाता, आखिरी ओवर में रिजवान 20 रन नहीं समेटने में कामयाब होते, तो शायद आज पाकिस्तान एक जिल्लत आमेज शिकस्त से 2-4 हो जाता। लेकिन पूरी पाकिस्तान की कौम जो क्रिकेट को समझती है, क्रिकेट को जानती है, क्रिकेट से प्यार करती है, वो आज सब मायूसी और अफसुर्दगी का शिकार है इस जीत के बावजूद। लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है कि जब आज मैंने अपने इस शो के लिए पाकिस्तान के कई ऐसे सीनियर क्रिकेटर्स को कि जिनके अब मुफादात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता हो चुके हैं, उनको मैंने जब आज शो में आने की बात की, बड़े बड़े नाम है, मैं उसको इस वक्त यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बड़े बड़े नाम है कि जो हमेशा माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तनकीद करते रहे, उनका यह कहना था कि जीत जीत होती है, चलें कोई बात नहीं, पाकिस्तान जीता तो सही। तो ये जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों में बादशाह सलामत को खबरें पहुंचाई जाती रहेंगी, उस वक्त तक पाकिस्तान क्रिकेट का ऐसा ही हाल रहेगा। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं इस दौर में जो सच बोलते हैं, हक बोलते हैं, अपना जाती तौर पर नुकसान करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी हो जाए। और उन्हीं में से एक आज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक जी, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद तो नहीं है कि आप ठीक ठाक होंगे, क्योंकि मैं ठीक ठाक नहीं हूं, तो आप कैसे ठीक ठाक हो सकते हैं? आप भी एक आम पाकिस्तानी हैं, वैसे ही दर्द रखते हैं। इस परफॉर्मेंस को देख के आप ठीक ठाक हैं? देखिए, यही बात हम कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम तनकीद करते हैं या कोई भी बात करते हैं तो उसका मकसद तनकीद बड़ा तनकीद नहीं होता, बल्कि इस्लाह करना होता है। तो लास्ट जो उनकी विक्ट्री थी पाकिस्तान की, तो उसमें भी हमने देखा है कि जो साउथ अफ्रीकन टीम थी वो काफी वीक थी और उसके खिलाफ जीत कर इन्होंने बहुत ज्यादा खुशी के शादियाने भिजवाए। और अभी जो जिम्बाब्वे की टीम आई है वो निस्बतन उसकी जो बॉलिंग लाइन है काफी बेहतर है। तो आज आपने पहले मैच में देखा कि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है अगेन फ्लॉप हुई है, उससे पहले भी फ्लॉप होती रही है। तो हमारा यही कहने का बेसिक मकसद ये है कि बजाय कि आप 1 या 2 मैचेस या एक सीरीज जीत कर खुशियां मनाने की और अवाम को बेवकूफ बनाने की, आप अपना किबला दुरुस्त करें और जो आपका बुनियादी फॉल्ट है उनको दुरुस्त करें और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, जिस पर पाकिस्तान की टीम, जिस तरह पास्ट में हम देखा करते थे कि जब भी कोई छोटी टीम जिस तरह बांग्लादेश, श्रीलंका, जिम्बाब्वे या दूसरी टीमें आती थी, उनको हम आसानी शिकस्त से दुचार कर दिया करते थे। तो हम वही दौर पाकिस्तान का वापस लाना चाहते हैं और वही दौर दोबारा देखना चाहते हैं। और इसीलिए आज हमारे साथ अब्दुल रऊफ मौजूद हैं कि दिल से बोलते हैं, सच बोलते हैं, हक बोलते हैं। अपना इन्होंने जाती तौर पर नुकसान किया, क्योंकि अगर ये भी हाँ में हाँ मिलाते तो शायद आज ये भी किसी न किसी पोस्ट पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद होते। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सब कुछ बुरा नहीं है, कुछ वहाँ पर अच्छे लोग भी मौजूद हैं, वो खुद भी ये चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट अच्छी हो। खासतौर से मैं बात करूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट की, क्योंकि जिस तरह से वो सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से वो साफियों के साथ, एंकर्स के साथ जो है वो लाइन अप रहते हैं और पूरी तरह अपनी कोशिश करते हैं कि उनको सपोर्ट करें और जो है पूरी तरह से माविनों मददगार साबित होते हैं। लेकिन जब इस किस्म की परफॉर्मेंस सामने आती है तो पाकिस्तान का मीडिया डिपार्टमेंट भी जो है वो मुश्किलात का शिकार हो जाता है। हम अब्दुल रऊफ से मजीद गुफ्तगू करेंगे, आज के मैच का मजीद इनसे एनालिसिस लेंगे, मजीद आज के मैच को पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक आज की टॉप स्टोरीज। मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग और उस्मान कादिर की बॉलिंग के बायस पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को पहले T20 मैच में 11 रन से हरा दिया। विकेट बैटिंग के लिए आसान नहीं थी। मालूम था कि 150 रन बनाने में जिम्बाब्वे की टीम को मुश्किल पेश आएगी और ऐसा ही हुआ। मोहम्मद रिजवान पिच थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लियोन ट्रिकी था, डबल पेस था, स्पंची बाउंस था, बहुत सारी चीजें पिच में थी जो हकीकत है, जो ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ। दौरा जिम्बाब्वे के लिए कौमी टीम टेस्ट स्क्वाड में शामिल 11 खिलाड़ी जिम्बाब्वे रवाना हो गए। जिम्बाब्वे टीम को होम ग्राउंड पर आसान नहीं लेना चाहिए। मुझे खुशी है कि फखर जमान को क्रिकेट खेलने की समझ आ गई। कौमी अंडर-19 हेड कोच एजाज अहमद। जिम्बाब्वे की टीम को इतना इजी नहीं लेना, वो होम ग्राउंड में हमेशा मुश्किल जो है वो देती है। और वकार यूनुस जल्द बॉलिंग कोच का ओहदा छोड़ देंगे। गैर मुल्की खबर एजेंसी का इंकशाफ।
कौमी कप्तान बाबर आजम का वनडे रैंकिंग में पहले नंबर के बाद T20 रैंकिंग में दूसरा नंबर कब्जा जमा लिया। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का केंट काउंटी के साथ मुआहदा हो गया। कौमी खवातीन इमर्जिंग क्रिकेट कैंप मोइन खान अकेडमी में जारी। कैंप में खिलाड़ियों की फिटनेस पर खुसूसी तवज्जो। टोक्यो ओलंपिक्स की तैयारियों के लिए एथलीट अरशद नदीम तुर्की पहुंच गए। और यूरोपियन सुपर लीग का आगाज से कबल इख्तिताम मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, आर्सेनल ने लीग से अलहदगी का ऐलान कर दिया। जी व्यूअर्स, आपने हेडलाइंस देखी और हेडलाइंस के बाद हम अब्दुल रऊफ से बाकायदा तौर पे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर डिस्कस करेंगे इस मैच को। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और अब हम बात करेंगे अब्दुल रऊफ से, पाकिस्तान के ज़बरदस्त स्टार फास्ट बॉलर के जिनसे डिस्कस करेंगे आज के इस मैच को। अब्दुल रऊफ, सबसे पहले तो ये बताइए कि हमने बहुत सारे स्टेटमेंट सुने इस मैच को लेके। पाकिस्तान की आपने बैटिंग भी देखी, पाकिस्तान की आपने पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी यकीनी तौर पर आपने देखा होगा। ये जो 149 रन पाकिस्तान ने स्कोर किए, कितनी अफसोस की बात है, कितनी मायूस कुन बात है कि पाकिस्तान की टीम के साथ यूनुस खान जैसा लेजेंडरी बैट्समैन एसोसिएट है, मिसबाह उल हक जैसा बैट्समैन मौजूद है पाकिस्तान टीम के साथ, फिर यहाँ पे नेट प्रैक्टिस कैंप के अंदर लाहौर में मौजूद होते हैं मोहम्मद यूसुफ। उसके बावजूद जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ पाकिस्तान के सिर्फ 3 बैट्समैन जो है वो डबल फिगर में दाखिल होते हैं और उसमें से भी 2 जो है वो अंडर 20 रन स्कोर करते हैं। क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल को देखकर? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें बेसिक फॉल्ट ये है कि हमारे पास कोई मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन नहीं आ रहे और इस चीज को हमें मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप जितने भी लेजेंड्स हैं जिनको आपने बताया अकेडमी में या टीम के साथ लगाया है, जब तक आपके अंदर नेचुरल टैलेंट नहीं आएगा, जब बैट्समैन नहीं आएंगे जो ग्रास रूट लेवल से या आपकी फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगा, वहां से वो कंपटीशन से नहीं आएंगे, तो इनका रखना फजूल है। अब आप देखेंगे कितने अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हैं, मगर आपके जो नंबर 4, 5, 6 और 7 तक बैट्समैन है वो अभी तक सेट नहीं हो सका। आपको एक भी बैट्समैन नहीं मिल सका। आपने कोई 7-8 लड़के पीछे 3 साल में आजमाए हैं, मगर कोई एक भी क्लिक नहीं कर सका। और आखिर पर आपको आसिफ अली को लेकर जाना पड़ा साउथ अफ्रीका में, बगैर किसी परफॉर्मेंस के डोमेस्टिक की उसको उठाकर उन्होंने खिलाया और वो फिर फ्लॉप हुआ और उसकी भी कोई ना आने की ना जाने की कोई जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि पीछे गवर्निंग बोर्ड में भी कोई सवाल पूछने वाला बंदा नहीं है कि जो सिलेक्शन कमेटी या चीफ सेलेक्टर या हेड कोच से सवाल पूछे कि कौन सी परफॉर्मेंस पर आपने इनको सिलेक्ट किया और कौन सी परफॉर्मेंस पर आपने इनको निकाला है। तो इसी तरीके से बॉलिंग लाइन में भी तजर्बा होता रहा पीछे से। तो यही चीज हम बात कर रहे हैं कि आप एक आध जो आपकी विक्ट्री होती है उसको सामने रखकर आप खुशी के नारे लगाने के बजाय आपको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। और आगे आपका बड़ा इवेंट आ रहा है, वर्ल्ड कप जैसा आ रहा है, उसमें आपके पास जब तक मिडिल ऑर्डर या नंबर 6-7 स्ट्रांग नहीं होगा, आप किसी भी अच्छी टीम को नहीं जीत सकते। तो ये चीजें हैं जो मेरा ख्याल है कि आगे इनको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, जो पाकिस्तान में यंग टैलेंट आ रहा है, आपको लगता है कि सही प्लेयर इंडक्ट किए जा रहे हैं? क्योंकि बड़ी आसानी के साथ इस बात के पीछे छुपा लिया जाता है अपने आप को कि जी मिडिल ऑर्डर के अंदर यंग प्लेयर हम इंडक्ट कर रहे हैं, वो परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन कोई ये सवाल करने को तैयार नहीं कि किस परफॉर्मेंस पे आप इस मिडिल ऑर्डर के जो स्लॉट है इसको आप फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मिडिल ऑर्डर में जिस तरह सब बात कर रहे हैं, अभी शोएब मलिक के लिए मोहम्मद वसीम ने कह दिया कि जी वो अगर परफॉर्म करेंगे तो वो आएंगे, हमारे पास उनसे बेटर ऑप्शन है। आपका डेब्यू हुआ था शोएब मलिक की कप्तानी में अगेंस्ट जिम्बाब्वे, इत्तेफाक से आपका डेब्यू जो था वो जिम्बाब्वे के ही खिलाफ हुआ, तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि शोएब मलिक जैसे मिडिल ऑर्डर की जगह बनती है या मोहम्मद वसीम कहते हैं हमारे पास बेटर ऑप्शन मौजूद है। तो कौन सा ऐसे बेटर ऑप्शन है मोहम्मद वसीम के पास? देखिए, बेसिक यही चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं काफी अरसे से कि इनके पास कोई विजन का फुकदान और प्लानिंग नहीं है इनके पास। क्योंकि देखें कि जब पूरी दुनिया के जो टीमें हैं वो जो अपने नए लड़कों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उनका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अपनी टीमों में उनको जगह दे रहे हैं। और T20 स्पेशली जो फॉर्मेट है वो तरतीबी यंगस्टर्स के लिए दिया गया है कि आप इसमें जितने भी आपके टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं जो फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करते हैं आगे पीछे, उनको आप चांस दें। तो हम यहाँ पर अगर 40-42 साल के लड़कों को एक को लाएंगे, एक को निकालेंगे, फिर लाएंगे, फिर निकालेंगे, तो उसका ना पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा है ना टीम को फायदा होगा। क्योंकि अगर आपने जो सीनियर प्लेयर्स है जिन पे आपने 20-20 साल इन्वेस्ट किया या 15 साल उनको खिलाते रहे पीछे, आपने अगर उनको सीनियर जूनियर के साथ खिलाना तो उनको लॉन्ग फॉर्मेट में टेस्ट क्रिकेट में खिलाएं या वनडे में खिलाएं। आपने उल्टा पूरी दुनिया एक तरफ जा रही है, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। आप बाकी लोग सीनियर्स को लंबी क्रिकेट में खिलाते हैं और हम उनको शॉर्ट फॉर्मेट में ट्राई करते हैं जहां पर यंगस्टर की जरूरत है।
अब दूसरी बात है कि ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स जब तक आपकी कैसे आ सकते हैं जब तक आपकी पूरा साल क्रिकेट नहीं होगी। आपके पिछले 3 साल उठाकर देख लें, आप क्लब क्रिकेट नहीं करवा सके, कोई एक सिंगल टूर्नामेंट नहीं करवा सके, सिटी क्रिकेट आप नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते, रीजन की अच्छी वाली चलती क्रिकेट आपने खत्म कर दी है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट आपने खत्म कर दिया। 6 टीमें उनका एक टूर्नामेंट करवाते हैं और उसके बाद प्लेयर पूरा साल सीजन फारिग होते हैं और आप उनको पाकिस्तान टीम में जगह देते हैं। तो ये चीज ऐसी है कि जब तक आप एक सीक्वेंस से नहीं चलेंगे, आपके बैट पर बॉल पूरा सीजन में नहीं आएगी, पूरा साल आप नहीं खेलेंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंटरनेशनल फॉर्मेट पर कम्पीट करना। तो मेरा ख्याल है कि यही प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं पाकिस्तान की टीम के साथ। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये समझते हैं कि अगर कोई और टीम होती जिम्बाब्वे के खिलाफ, ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम होती, तो जहाँ से पाकिस्तान से मैच निकला है, कुछ हमने देखा कैप्टनसी में भी फ्लॉज नजर आए, फील्डिंग प्लेसमेंट सही नहीं थी शैन विलियम्स की, इसके अलावा फिर कैचेस भी ड्रॉप हुए, लेकिन उन ड्रॉप किए गए कैचेस का भी पाकिस्तान के बैट्समैन फ़ायदा नहीं उठा सके, माँ सिवाय रिजवान के, क्योंकि फ़खर का कैच छूटा, उसके बाद लंबी इनिंग नहीं खेल सके। दानिश अजीज का 14 रन पे विकेट कीपर ने कैच छोड़ा, उसके बाद वो 15 रन बनाने के बाद आउट हो गए। तो ड्रॉप किए गए कैचेस का भी फायदा नहीं उठा सके पाकिस्तान के बैट्समैन। देखिए, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल एक आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे। फायदा आपको उस टाइम पर उठा सकते हैं ड्रॉप कैचेस का, जब आप इन फॉर्म होंगे। जब इन फॉर्म बैट्समैन को एक चांस मिलता है तो उसके बाद वो काबू नहीं आता और उसके बाद एक लंबी इनिंग खेल जाता है। मगर जब आप आउट ऑफ फॉर्म हो तो आपके एक ही बजाय अगर 6 कैचेस भी ड्रॉप हो जाए तो आप फिर भी कुछ नहीं कर सकते। तो यही असल प्रॉब्लम है पाकिस्तान टीम के साथ जो चल रहा है। और मेरा ख्याल है कि अब जिम्बाब्वे जो ये मैच आ रहा है वो उनकी अपनी इनएक्सपीरियंस की वजह से आ रहा है। अभी जो आपने उसका रिजवान का स्टेटमेंट सुनाया है कि विकेट अनप्रेडिक्ट आसान नहीं थी और स्पंची बाउंस था, ऐसी चीज नहीं। आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने तो जिम्बाब्वे को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। आप उनके जो बैट्समैन दरमियान में फ्लॉप हुए हैं, जो 5, 6, 7 बैट्समैन आउट हुए हैं इकट्ठे, वो तो आपके जो स्पिनर्स को उल्टी सीधी शाटें मारकर वो आउट हो गए। अगर उनमें से कोई एक भी खड़ा रहता तो वो आपको आसानी से मैच जीत सकते थे। मैं रिजवान के स्टेटमेंट पे कोई ऐसा अब्दुल रऊफ, मैं रिजवान के स्टेटमेंट पर आऊंगा। जरा मैं पाकिस्तान की पहले बैटिंग को जरा डिस्कस कर लूं, फिर मैं आऊंगा रिजवान के स्टेटमेंट पे भी। मैं आपसे आपका वैल्यूएबल जो एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर करूंगा। आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम में इस वक्त, क्योंकि आपने इन तमाम को ही तकरीबन बॉलिंग भी की होगी, आप इनके साथ ही खेलते आए, सबको आपने देखा भी है, आपको लगता है कि इनका प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि आज भी हमने देखा कि दानिश अजीज, ठीक है उनका डेब्यू था, लेकिन वो डोमेस्टिक एक बड़े प्रूवन प्लेयर हैं, वो शॉर्ट पिच पे इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। हमने आज देखा कि पाकिस्तान को जो है शॉर्ट पिच पे आज भी जिम्बाब्वे जैसे पेस अटैक के सामने भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। देखिए, बिल्कुल एग्जैक्टली करना पड़ेगा। जब आपका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगा, आपने जो पिछले 2 साल से अपना फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर तरतीब दिया, उसमें आप कोका बोरा के बॉल इस्तेमाल कर रहे हैं और डेड 3 पिचेस पर आप खेल रहे हैं जहां पर 2 बाउंस के साथ विकेट कीपर के पास बॉल पहुंचती है। तो वहां पर जो बैट्समैन रन करके आते हैं उनकी कोई ऐसी, मेरा ख्याल है कि उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती और वो हमेशा जाकर वो स्ट्रगल करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट पर। तो जिस तरीके से आपका फॉर्मेट चल रहा था फर्स्ट क्लास का और नीचे ग्रेड 2 का और बाकी सिस्टम, अगर उसको चलने देते तो उस फॉर्मेट से निकलकर अगर कोई बैट्समैन पाकिस्तान टीम में आता तो वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव और ज्यादा बेहतर तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करता। तो मेरा ख्याल है कि इस स्ट्रक्चर को आप जितना ज्यादा और लाइव कर रखेंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। आप देखें दानिश अजीज की मिसाल आपके सामने, और एक जिस तरह इमरान बट को ट्राई किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में, उसको भी यही प्रॉब्लम आया कि उसने फर्स्ट क्लास में पिछले 2-3 सीजन में रंजू के अंबार लगाए हैं, मगर जब वो इंटरनेशनल पर आया हल्का सा थोड़ा सा बाउंस हुआ और उसके बाद उसको प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो बाकी बैट्समैनों को भी ये प्रॉब्लम, आपका कुछ शाह है वो आपकी विकेटों पर वो रन करता है मगर वहां पर वो नहीं कर सका। इफ्तिखार का भी यही प्रॉब्लम है, अभी आसिफ अली का प्रॉब्लम देखने में आया। तो जब तक आप एक फॉर्मेट जो आपका फर्स्ट क्लास का उसको रिस्ट्रक्चर नहीं करेंगे और उसको कॉम्पिटिटिव नहीं करेंगे, आप बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंटरनेशनल पर सर्वाइव करना। अच्छा रूफ, ये इस मैच को थोड़ा सा मैं पीछे रखता हूं क्योंकि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाऊंगा। आप जब मुल्तान रीजन के कप्तान थे तो 2 बड़े अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपने ग्रूम किए थे, एक नवीद यासीन और एक रमीज आलम। ये 2 ऐसे प्लेयर थे जो पाकिस्तान ने जाया किया। अगर इन पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की जाती तो आपको लगता है पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर का मसला है वो बड़े अरसे के लिए वो हल हो सकता था? बिल्कुल एग्जैक्टली। असल में मेरा ख्याल है कि उनका प्रॉब्लम ये बेचारों का था कि वो थोड़े से जो लो बैकग्राउंड से थे और उनका जो एक जो ताल्लुक उनका एक दूर दराज इलाकों से था और वो अपना परफॉर्म करके वापस चले जाते थे और उनकी कुछ से नहीं थी, जिस तरह बड़े शहरों की, जिस तरह लाहौर, कराची या इस्लामाबाद के लड़के उनसे ज्यादा परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम में आ जाते थे। तो उनको ये प्रॉब्लम था कि उनकी बैकअप नहीं थी, वो परफॉर्म करते थे, घरों को चले जाते थे। तो ये इस वजह से कोई उनको पाकिस्तान टीम में पहुंचने में हर्डल हुई है। अगर वो पाकिस्तान टीम में आते तो मेरा ख्याल है कि रमीज बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैट्समैन था और वो किसी भी लेवल पर परफॉर्म कर सकता था। उसके अलावा नवीद यासिन, उसने रंजू के अंबार लगा दिए थे मगर
बाकी जो उसके साथ जितने भी बाकी लड़के थे दूसरे शहरों के, उन सबको चांसेस मिले, मगर इसको एक भी चांस पाकिस्तान टीम में नहीं मिल सका। तो मैं इनकी बैड लक ही कह सकता हूँ। ऑलराइट, अभी रमीज की और नवीद यासीन की बात हुई। अब्दुल रऊफ मुल्तान को काफ़ी अर्से लीड करते रहे, तो इनकी टीम मेट शब्बीर अहमद आज उनकी सालगिरह है, तो हैप्पी बर्थडे शब्बीर अहमद को हमारी जानिब से, अब्दुल रऊफ की जानिब से। अभी गुफ्तगू हुई तो याद आ गया। कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, औरंगजेब बात कर रहा हूँ शाहफजल कॉलोनी से। जी औरंगजेब साहब। सलमान साहब, मुझे जो है वो आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। एक तो ये कि बहुत जबरदस्त प्रोग्राम करते हैं आप, जिस चैनल पे जाते हैं 4 चांद लगा देते हैं माशाल्लाह। मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए। थैंक यू। और दूसरा ये कि मुझे सवाल ये करना था कि जिस तरह से पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हो रहा है, तो आया सजेशन भी है ये और एक क्वेश्चन भी है कि क्या हम शर्जील को और फखर जमान को एज एन ओपनर ट्राई करें, और बाबर आजम हुआ, रिजवान हुआ, हफीज हुआ और सरफराज अहमद, इनको मिडिल ऑर्डर में खिलाकर नहीं देख सकते? क्योंकि बहरहाल फॉर्म अच्छी हो तो आदमी किसी भी पोजीशन पे जाके परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। दूसरा ये मेरा सवाल है कि जिस तरह की पाकिस्तान की बॉलिंग है, किसी टीम के खिलाफ जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही है, तो ये वक़ार यूनुस साहब किस चीज के पैसे लेते हैं? ठीक है। और एक बात ये है कि बाबर आजम को बाबर आजम कर दिया गया है। जिस तरह से कोहली परफॉर्म करता है उसको कोहली से मिलाया जाता है। और थैंक यू सो मच। आपके तीनों सवाल के मैं जवाब लूंगा। इस वक्त मुझे लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। जब ब्रेक से आऊंगा तो अब्दुल रऊफ से तीनों सवाल के जवाब लूंगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे हमारे कॉलर औरंगजेब खान। उनके कुछ सवाल थे। अब्दुल रऊफ साहब, जो सवाल थे वो आपको याद होंगे या मैं इसको रिपीट कर दूंगी। उन्होंने कहा कि शर्जील को अगर हम ओपन कराएं फ़खर के साथ और बाबर को रिजवान को मिडिल में खिलाएं तो थोड़ा सा स्ट्रेंथेंड हो जाएगा पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर। और साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो हमेशा से लड़खड़ाती नजर आ रही है। क्या कहेंगे इन तीनों सवाल पर? जी, बड़े अच्छे सवाल उन्होंने किया। मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी शफलिंग इनको करना पड़ेगी, क्योंकि जितने भी इनके पास मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन थे पीछे पास्ट 1-2 साल से वो सबको ट्राई कर चुके हैं और कोई भी उसको फुलफिल नहीं कर सका। तो मेरा ख्याल है कि अब एक यही के पास ऑप्शन बाकी है कि फखर को शर्जील के साथ ओपन करवाई जाए और बाबर आजम रिजवान को नीचे लाया जाए और साथ में जो सरफराज है उसको इंडक्ट किया जाए टीम में। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक। अच्छा, इससे बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा इन दोनों के ओपन करने से? क्योंकि बाबर, जाहिर सी बात है, आपको सबको पता है कि बाबर आजम कारपेटेड स्ट्रोक ज्यादा अच्छे खेलते हैं, तो सर्कल में अगर बाबर जाते हैं तो फिर वो सर्कल का जो एडवांटेज है वो जाया भी होता है कहीं ना कहीं। देखिए, अभी तक तो वो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे और सर्कल को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे थे। तो अभी तक तो उन्होंने कोई ऐसा हिंट नहीं दिया कि उस सर्कल में पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, मगर अब देखते हैं कि इसको वो कंटिन्यू करते हैं या नहीं। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ अब जो बात हो रही है कि जिन्हें वर्कलोड जो है वो शाहीन आफरीदी पे जो है वो ज़्यादा और उनको रेस्ट देना चाहिए। मिसबाह उल हक पाकिस्तान के हेड कोच, उनका इस हवाले से क्या कहना है, आइए वो सुनते हैं। शाहीन की बात है, देखें सारी दुनिया को हमसे ज़्यादा फिक्र है वर्कलोड की उसकी, और हमें नहीं पता कि हम अगर उसके प्रैक्टिस के ओवर भी एक एक चीज़ काउंट कर रहे हैं, एक एक चीज़ उसकी रिकॉर्डेड है हमारे पास, कितने ओवर्स करने हैं, क्या करना है। तो जाहिर है हम भी उस चीज़ को देख रहे हैं और हम सारी चीज़ जहाँ ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए वहाँ उसको ज़रूर खिलाते हैं। जहाँ पे उसके लिए ज़रूरी है रेस्ट, तो इंशाल्लाह उसको ज़रूर देंगे। तो मेरे ख्याल में लोगों को इस चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। जी, मिसबाह उल हक की गुफ्तगू आपने सुनी शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से। अब्दुल रऊफ, आपने सुना मिसबाह ने क्या कहा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो उनके साथ फिजियोथेरापिस्ट है या बाकी लोग हैं, वो उनकी एक टीम पूरी साथ काम कर रही है और उनको इस चीज को देखना चाहिए कि कौन से बॉलर्स हैं, क्योंकि आप एक काफी बड़ा स्क्वाड साथ लेकर जाते हैं जिसमें 50 या 60 लड़के होते हैं। तो उसमें मेरा ख्याल है कि जो बाकी लड़के हैं उनको भी इक्वली चांस देना चाहिए। और अगर आप देखते हैं कि एक फास्ट बॉलर को बहुत ज्यादा हमने क्रिकेट खिला दी है और उसके इंजर्ड होने के चांसेस हैं, तो मेरा ख्याल है कि रिप्लेस पर जो बाकी है उनको भी जरूर चांस देना चाहिए। और जब वक़ार यूनुस के हवाले से भी खबरें आ रही है कि जी वो पाकिस्तान की बॉलिंग कोच का ओहदा वो छोड़ सकते हैं अपनी मसरूफियात की वजह से। आपको क्या लगता है कि उनके जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा या उनके जाने से क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए, ना उनके आने से कोई फर्क पड़ा और ना उनके जाने से कोई फर्क पड़ा, क्योंकि वो पहली दफा आए हैं और ना वो आखिरी दफा जा रहे हैं। वो इससे पहले भी 4 दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बारियां ले चुके हैं और 4 दफा उनको उनकी परफॉर्मेंस पर निकाला गया। तो अगर एक दफा और भी निकाल देते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब जिम्बाब्वे पाकिस्तान आई थी तो उनके कोच जो थे लालचंद राजपूत, वो पाकिस्तान नहीं आए थे, तो जिम्बाब्वे को भी फर्क नहीं पड़ा, वो एक मैच जीत के चले गए। तो अभी ऐसा लगता है कि वक़ार यूनुस के जाने से भी कोई ऐसा फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो फेल हो रही है। अच्छा, एक स्टेटमेंट आपका आया कि सरफराज को टीम में होना चाहिए,
देखिए बिल्कुल टीम में होना चाहिए। आपने इतने ज्यादा जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं मिडिल ऑर्डर पर और इतने ज्यादा नए लड़कों को ट्राई किया, तो मेरा ख्याल है कि सरफराज की परफॉर्मेंस उनसे बहुत बेहतर है पास्ट में। वो भी इस नंबर पर पाकिस्तान को बेहतर तरीके से लीड करता रहा और पाकिस्तान को उससे काफी फतवाहत दिलवाई हैं। और अगर आपने इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट बाकी लड़कों पर किए हैं, तो क्यों ना आपने सरफराज को, आपको चाहिए था कि नंबर 6 या नंबर 7 पर मिडिल ऑर्डर में उसको टीम में खिलाते और वो पाकिस्तान के लिए आगे जाकर जो आपका वर्ल्ड कप आने वाला है, इस पे एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। और इससे पहले भी अब्दुल रऊफ ने कहा था सरफराज को खिलाना चाहिए। आज भी मेरे शो में भी उन्होंने पहले भी तस्करा किया और अभी इस बात को मजीद उन्होंने एंडोर्स किया कि सरफराज को खिलाना चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल थी वो खराब क्यों थी? रिजवान ने कहा कि पिच जो थी वो बैटिंग के लिए साजगार नहीं थी। रिजवान ने क्या कहा वो सुनते हैं और फिर उसके बाद जो है वो अब्दुल रऊफ से उनका स्टेटमेंट लेते हैं। अगर हम वन साइडेड जीते तो सबको मज़ा आता, मगर इस चीज़ को समझना चाहिए कि साउथ अफ्रीकन कंडीशन चेंज होती है, जिम्बाब्वेन कंडीशन चेंज होती है। जैसा उन लोगों ने टॉस जीत के हमें पहले बैटिंग का कहा, तो इट मीन्स कि पिच थोड़ा सा डिफिकल्ट था, अर्ली ऑन ट्रिकी था, डबल पेस था, पंची बाउंस था, बहुत सारी चीज़ें पिच में थी जो हकीकत है, जो ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ। और आप जिस तरह हमारी विकेटें भी गिरती रही, पार्टनरशिप की कमी थी, जिसकी वजह से एक बड़ा टारगेट बोर्ड पे डिसाइड नहीं कर सके। मगर जिम्बाब्वे की कंडीशन का हमें पता होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अगर आप 160 170 भी कर ले तो अच्छा टारगेट होता है। देखिए जी, होम कंडीशन का जिस तरह फेवर हमेशा उनके हाथ में जा रहा है, उनको समझ है जिस तरह बॉलिंग करनी है यहाँ पे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बॉलर्स वर्ल्ड क्लास है। जिस तरह उन्होंने 150 में स्टे किया, हमारे बैट्समैन इंशाल्लाह इस पिच से पहले मैच से हमारे बैट्समैनों का आइडिया हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह सारे देख रहे हैं कि 150 हुआ, इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह जल्ल जलालहू से कि नेक्स्ट मैच में इंशाल्लाह हम 12 टारगेट करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप हमारी पूरी टीम को उठा के देख ले तो रोटेशन पॉलिसी चल रही है हमारे, कुछ यंग प्लेयर सीनियर बैठे हुए हैं, कुछ जो है ना नए बॉलर्स आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे डिलीवर कर रहे हैं। स्पेशली हमारे जो डेथ के ओवर्स है, मिडल ओवर्स है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो काफी अच्छे ओवर, जिसकी वजह से हम अगर साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज में उठा के देख ले तो वो पावर प्ले हमसे वो जीत जाते हैं। मगर हमने मिडल और डेथ की बॉलिंग हमारी हमेशा से जिस तरह मशहूर है, अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह डिलीवर करे, जिसकी वजह से हमें सक्सेस मिल रही सीरीजों में। अब्दुल रऊफ, आपने स्टेटमेंट सुना रिजवान का, ठीक है, रिजवान ये बात कह सकते हैं कि स्पंजी बाउंस था और पिच का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट था। एज ए बॉलर आप समझते हैं कि पाकिस्तान के बैट्समैनों को बॉलर ने आउट किया, या आप समझते हैं कि बैट्समैन ने खुद गलतियां की हैं, शॉट सिलेक्शन पाकिस्तान का अच्छा नहीं था? देखिए बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, और जब तक ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनकी खामियों को दुरुस्त करना। और इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई अच्छा बॉलर आता है या स्पिनर आता है तो ये मुश्किलात का शिकार होते हैं। साउथ अफ्रीका में बड़ी ट्रू विकेटें थी, मगर जब भी नोकिया ने आकर बॉलिंग की है तो उसने डिफरेंस डाला और पाकिस्तान के 4-5 बैट्समैन उसने आउट किए हैं। इसी तरह महाराज ने भी जब भी बॉलिंग किया तो उसने भी पाकिस्तान के बैट्समैनों को मुश्किल में डाला था साउथ अफ्रीका में, हालांकि वहां पर बिल्कुल ट्रू बैटिंग विकेटें थी। और यहाँ पर भी जो उनके मजरबानी या दूसरे बाकी स्पिनर जो फास्ट बॉलर थे, उन्होंने अच्छी लाइन पर और अच्छी जगह पर, थोड़ी सी पेस भी उनकी बेहतर थी, बाउंस भी था, उसकी वजह से ये मुश्किलात का शिकार हुए। इसमें मेरा ख्याल है कि पिच पे अगर कुछ होता तो पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर थे वो डेफिनेट उनको मुश्किलात का शिकार करते। मगर जो जिम्बाब्वे के बैट्समैन है वो ज्यादातर उन्होंने जो 5-6 विकेटें गंवाई हैं वो स्पिनर्स को गैर जरूरी शॉट्स मारते हुए आउट हुए हैं। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि विकेट को कोई इतना ज्यादा दोष दिया जा सकता है। बिल्कुल। और मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि पाकिस्तान को माजी में मुरलीधरन तंग करते रहे, रंगना हिरात तंग करते रहे, पॉल हैरिस पाकिस्तान को तंग करते रहे, इसके साथ साथ स्वान तंग करते रहे, योहान बोथा पाकिस्तान को तंग करते रहे। तो बहुत सारे ऐसे जो पाकिस्तान के बैट्समैन हैं वो तंग होते रहे स्पिनर्स के सामने, और अब भी पाकिस्तान का वही ट्रेडिशन इस वक्त चलता नजर आ रहा है। लेकिन अगर एक तरफ ये रिजवान कह रहे हैं कि जी पिच में बहुत कुछ था, तो हम देख रहे हैं कि जो जिम्बाब्वे का 8वें नंबर का बैट्समैन है जोंगवे, वो पाकिस्तान से मैच को दूर ले जा रहा था और फ्लैट स्ट्रोक खेलता नजर आ रहा था। तो ये कैसी स्पंजी पिच थी, कैसा ये डबल पेस पिच था कि जहां पे 8वें नंबर का बैट्समैन जिम्बाब्वे का स्ट्रोक खेल रहा है और हमारे टॉप ऑर्डर स्ट्रगल कर रहे हैं? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसलिए इसको एक रॉन्ग स्टेटमेंट कह रहा हूं कि क्योंकि आपने पास में जब जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान का दौरा किया था तो काफी स्टेडियम में आपने दोनों वनडे और T20 मैचेस देखे होंगे। उसमें भी जो इनके फास्ट बॉलर हैं मजरबानी, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी और पाकिस्तान के 5-6 खिलाड़ी एक ही मैच में इन्होंने आउट कर दिए थे और दूसरे में इन्होंने सुपर ओवर में पाकिस्तान को शिकस्त से 2-4 करवाया था। तो मेरा ख्याल है कि उसकी बजाय कि उसकी बॉलिंग को क्रेडिट देने कि आप पिच को दे रहे हैं कि पिच में फाड़ था, मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज्यादा फाड़ था, क्योंकि पाकिस्तान के अगर पेसर्स हैं वो उनसे ज्यादा पेस वाले और ज्यादा अच्छे थे। अगर पिच कोई थोड़ा सा पंची बाउंस होता तो पाकिस्तान के जो पेसर्स थे उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्प मिल सकती थी। मगर आपने जैसे देखा कि स्पिनर्स की बहुत ज्यादा विकेटें मिली हैं और उन्होंने बड़ी गैर जरूरी शॉट्स खेली हैं जिन पर उनके बैट्समैन आउट हुए हैं, वरना वो एक आसान विक्ट्री ले जाते पाकिस्तान से। तो मेरा ख्याल है कि विकेट को अगर खराब करार देना ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है।
बिल्कुल ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। और कौन सा इस वक्त जिम्बाब्वे की टीम में ब्रेंडन टेलर खेल रहे थे, कौन सा इस वक्त सिकंदर रजा खेल रहे थे, कौन सा फ्लावर ब्रादरान खेल रहे थे, कौन सा हीथ स्ट्रीक खेल रहे थे जिम्बाब्वे की। तो मैं समझता हूं अगर ये 11 प्लेयर सामने खड़े हो जाएं तो सिवाय शॉन विलियम्स के कोई किसी को पहचानेगा भी नहीं। उसके बावजूद पाकिस्तान की टीम के ये स्टैंडर्ड है और यहाँ पे हम शादियाने बजाते हैं कि जी हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हमें जो हमारा मिडिल ऑर्डर में हमारे पास बेटर ऑप्शन शेब मलिक से मौजूद हैं, ओपनिंग में हम कह देते हैं कि जी वाइट बॉल का प्लेयर नहीं है, जो है हमारा जो इमामुल हक है, इसके अलावा आमिर की हमें कोई जरूरत नहीं है। अभी वकार यूनुस अगर ओहदा छोड़ देते हैं जैसे कि खबरें आ रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि आमिर की वापसी हो जाएगी? देखिए पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। आप किसी ग्रेड 2 के प्लेयर को भी पाकिस्तान में बगैर परफॉर्मेंस की टीम में शामिल कर सकते हैं और किसी टॉप परफॉर्मेंस को और किसी वर्ल्ड कप जीते हुए कैप्टन को भी आप बगैर वजह बताए उसको अगले टूर पर टीम से बाहर कर सकते हैं। और ये मिसालें हमारे पास माजी करीब में भी मौजूद हैं और अभी रिसेंट सरफराज की शक्ल में भी सामने मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है किसी टाइम में। आमिर की जगह बनती है आपको लगता है? क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी पे वर्कलोड को मैनेज किया जाए, उसका वर्कलोड कम किया जाए, दूसरी तरफ आमिर जो है उनको भी कैंट काउंटी ने साइन कर लिया है। तो अगर वकार यूनुस चले जाते हैं, जो आमिर की एक कंडीशन भी थी, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आमिर पे दरवाजे खोल देगा पाकिस्तान टीम के? देखिए मैं भी हो सकता है, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप में अगर किसी सीनियर प्लेयर की जरूरत हुई तो मेरा ख्याल है कि शायद आमिर को ही इंडक्ट किया जा सकता है। अगर आप शोएब मलिक को वापस लेकर आए, हफीज आपकी टीम के साथ खेल रहा है, तो मेरा ख्याल है कि फिर आमिर के बारे में काफी ज्यादा प्रेशर पुट हो जाएगा पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी और क्रिकेट बोर्ड पर कि आप अगर 40-42 साल के लड़कों को टीम में शामिल कर रहे हैं तो वाई नॉट आमिर, उसको भी शामिल करना चाहिए साथ। ठीक है, अब क्या उम्मीद है आपको? जिस तरह भी रिजवान ने भी स्टेटमेंट दिया कि जी पाकिस्तान की टीम बाउंस बैक करेगी, दूसरी तरफ एजाज अहमद कह रहे हैं कि जी उनको खुशी है कि फखर जमान को बैटिंग आ गई, तो बाकी लोगों को बैटिंग नहीं आई कि सिर्फ फखर जमान को बैटिंग आ गई। और फिर अगले मैच में क्या उम्मीद की जा सकती है पाकिस्तान टीम से? देखिए बेसिकली जब आपके पास कोचिंग एजुकेशन ना और क्वालिफिकेशंस ना हो तो फिर आपकी तरफ से इसी तरह के स्टेटमेंट आते हैं कि उसको बैटिंग आ गई और उसको नहीं आ गई। जो भी जिस मैच में स्कोर कर लेगा, हमारे जो कोचिंग डिपार्टमेंट है या जो लोग हैं ऑफिशियल्स हैं, उनकी जानिब से इस तरह के बयान देखने को मिलते हैं कि इसको हमने ट्रेन किया और उसको बैटिंग आ गई, और बाकी जो 8 प्लेयर्स फेल होते हैं उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगले मैच भी पाकिस्तान के लिए इतना ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान की जो टीम है विकेट पर काफी ज्यादा वो पिच को भी समझ चुके हैं और यूज टू भी हो चुके होंगे, और जिम्बाब्वे की जो टीम है उसमें भी इतने ज्यादा कोई मैच्योर प्लेयर्स शामिल नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि एक आसान विक्ट्री पाकिस्तान को हासिल करनी चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच अब्दुल रऊफ कि आपने वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए और अपने ख्यालात को हमारे साथ, हमारे नाज़रीन के साथ आपने शेयर किया। पाकिस्तान की टीम इस वक्त जिम्बाब्वे में मौजूद है और हर पाकिस्तानी की तरह हमारी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की टीम इस सीरीज़ में कम बैक करे, बड़ी आसानी के साथ इस सीरीज़ को जीते, ताकि हम उम्मीद कर सकें पाकिस्तान अगले इवेंट में जाके अच्छे खेल का मुजाहरा करेगा। लेकिन पाकिस्तान के कुछ ऐसे नौजवान भी मौजूद हैं, पाकिस्तान के कुछ ऐसे भी सितारे मौजूद हैं कि जिन्होंने अपनी माजूरी को अपनी मजबूरी नहीं बनाया और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो अपनी इस माजूरी को जो है वो उन्होंने अपने हुनर में तब्दील कर लिया। और जिस तरह GTV की कोशिश होती है कि यंग टैलेंट को सामने लाएं, हिडन टैलेंट को सामने लाएं, और GTV के रिपोर्टर जो है वो इस तरह से कोशिश भी करते हैं इस टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, आवाम के सामने लाने के लिए। इसी तरह हमारी लाहौर की रिपोर्टर सबा पाशा ने एक ज़बरदस्त टैलेंट को रोशनास कराया। आइए सबा पाशा की रिपोर्ट देखते हैं। अज़्मो हिम्मत और जवां हौसले की मिसाल हाथों टांगों से महरूम मोहम्मद अजीम जिम्नास्टिक, आर्ट, टीचिंग और पेंटिंग का माहिर है। कोसे क़िज़ा के रंगों को कैनवस पर उतारना हो या बच्चों को रंग भरने की तरबियत देनी हो, मोहम्मद अजीम खुदादाद सलाहियतों का मालिक है। जिम्नास्टिक भी करता हूँ और टीचिंग भी करता हूँ। वो स्कूल की टाइमिंग मसलन 2 बजे के बाद ऑफ हो जाती है, उसके बाद फिर शाम के टाइम जिम्नास्टिक करते हैं। मोहम्मद अजीम जिम्नास्टिक में भी कमाल महारत रखता है और पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल का ख्वाहा है। हमें भी मौका दिया जाए अपने पाकिस्तान की तरफ से खेलने का, इंशाल्लाह हम मेडल लेके जरूर आएंगे। दूसरों के आगे हाथ फैलाने की बजाय मोहम्मद अजीम को अपनी मेहनत पर मुकम्मल यकीन है। हुकूमत मुझे सपोर्ट करे, कोई नौकरी दे, कंप्यूटर कोर्सेज किए हुए हैं। मोहम्मद अजीम ने ये साबित कर दिया है कि माजूरी जिस्मानी नहीं ज़हनी होती है। मोहम्मद अजीम इस बात की मिसाल है कि जब हौसले बुलंद हो तो माजूरी भी मान पड़ जाती है। कैमरामैन नवाज राजपूत के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज़ लाहौर।
जी, आपने सबा पाशा की रिपोर्ट देखी और अजीम वाकई अपने नाम की तरह अजीम है और हम अरबाब इख्तियार से हुकूमत पाकिस्तान से अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए GTV के ज़रिए जी स्पोर्ट्स के ज़रिए अपील करते हैं कि मोहम्मद अजीम के मामले को भी देखें और इनको भरपूर सपोर्ट दें, क्योंकि ना सिर्फ ये फ़नून लतीफ़ा यानी आर्ट और पेंटिंग से वाबस्ता है, बल्कि साथ साथ पाकिस्तान का नाम जो है वो स्पोर्ट्स के शोबे में भी रोशन कर सकते हैं। पाकिस्तान का सबसे लाली परचम स्पोर्ट्स के शोबे में भी ये बुलंद कर सकते हैं। तो मोहम्मद अजीम आपकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं। तो ये था आज का हमारा जी स्पोर्ट्स और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी। अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल रऊफ, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल रात 11:05 पे एक नए मेहमान के साथ होगी आपसे मुलाकात। उस वक्त तक के लिए अली सलमान और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।